हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सबके लिए, जैसे कि हमने बोला था कि आप सभी के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप सबको बोला गया था कि हमारी संस्था के द्वारा आप सभी को 10th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके लिए जो पहला अपना पार्ट था वो कल वाली वीडियो में अपना आ चुका है। उस वाली वीडियो में अपने क्या किया था, अपने ज्यामिति स्टार्ट की थी और आपको बताया गया है कि ज्यामिति में अपने कुल 5 टॉपिक है। उन 5 टॉपिक के काफ़ी नंबर हैं, यानी ऑलमोस्ट 20 नंबर के आसपास वो नंबर कंज्यूम करते हैं वो टॉपिक। तो उन टॉपिक्स के लिए, 5 टॉपिक्स के लिए सबसे पहले अपने स्टार्ट की थी प्रश्नावली संख्या 11, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है समरूपता। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समरूपता होती क्या है, समरूपता के गुणधर्म कितने होते हैं, कितने उसके नियम होते हैं, और समरूपता के साथ साथ में ही बताया था कि सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग समता के कितने नियम होते हैं। आज उन्हीं नियमों का प्रयोग करके और अपन क्या करेंगे, आज अपन इन जो अपने पास इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं, क्योंकि किसी भी, याद रखना है, ज्यामिति में किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने को उसके नियम, उसके सिद्धांत यानी उसकी थ्योरम्स आनी चाहिए। तो थ्योरम्स अपने को आ गई, मतलब अपने को चैप्टर भी अपने को आ गया। तो आज अपन क्या करेंगे, कुछ एक जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो अपने पास है चैप्टर नंबर 11 में, यानी कि समरूपता में, वो अपन क्या करेंगे, आज हल करेंगे। तो ये मेरे पास आपके सामने बच्चों बोर्ड के ऊपर लिखी हुई 4 थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम है थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत समानुपाती प्रमेय। इसका कथन क्या कहता है, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसी त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय का जो विलोम है, विलोम का मतलब उल्टा, पिछली बार क्या बोला था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा है और अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस बार विलोम है, यानी समान अनुपात में विभाजित करेगी। वो रेखा दूसरी अन्य भुजा यानी तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो कथन क्या बनेगा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। ये हो गई थेल्स की विलोम प्रमेय यानी आधारभूत समानुपाती प्रमेय। एक ही नाम है बच्चों, थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, एक ही बात है। और ये है थेल्स की विलोम यानी आधारभूत समानुपाती प्रमेय की विलोम। बात करते हैं तीसरी प्रमेय की। तो तीसरी प्रमेय अपने पास है समरूप त्रिभुजों के लिए क्षेत्रफल प्रमेय, यानी कि किन्हीं 2 समरूप त्रिभुजों के, इसका कथन है किन्हीं 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं या संगत माध्यिकाओं या संगत शीर्ष लंबों, 3 चीज के लिए लागू होती है। संगत भुजाओं के लिए लागू होगी, संगत माध्यिकाओं के लिए लागू होगी और संगत शीर्ष लंबों के लिए भी लागू होगी कि वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। बोधायन प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय, जो अपन 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बच्चों अपने पास 4 प्रमेय है। ये 4 प्रमेय आपकी बुक में भी है, आप वहां से देख सकते हो, या आप स्क्रीन को पॉज करके आपके सामने चारों प्रमेय लिखी गई है, आप इसको नोट कर सकते हो। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप इसको नोट कर लीजिए सभी। हाँ, तो बच्चों अपने पास जो पहली प्रमेय है थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय, उसका कथन अपने को क्या कहता है। एक बार कथन को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो अपने को थेल्स प्रमेय का कथन ये कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। सबसे पहले बच्चों अपने को पता होना चाहिए कि अनुपात क्या होता है। अनुपात का अर्थ होता है बट्टा यानी कि भाग। तो अपन बात करते हैं प्रमेय के सत्यापन की। तो पहली जो अपने पास प्रमेय है थेल्स प्रमेय, अपन बात करते हैं थेल्स प्रमेय के सत्यापन की। तो ये है थेल्स प्रमेय का अपने पास सत्यापन, थेल्स प्रमेय का सत्यापन। उसके लिए सबसे पहले अपने पास क्या है, थेल्स प्रमेय के कथन में क्या है, किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बनाते हैं। ये अपने पास एक त्रिभुज मान लिया। बेटा सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि बोर्ड एग्जाम में जब भी अपन किसी आंसर को हल करेंगे तो अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। ज्यामिति के अंदर डायग्राम के डायग्राम के क्वेश्चंस जो हैं उनमें अपने को डायग्राम जो बनाना है उसको बहुत ही स्वच्छता से और सावधानी से बनाना है। कई डायग्राम विशेष अपने को याद रखने होते हैं कि उसको बनाने का तरीका क्या होता है, तो वो तरीका भी अपने को क्या रखना है, याद रखना है। क्या किया अपने थेल्स प्रमेय में कि किसी त्रिभुज, तो ये अपने बना लिया एक त्रिभुज और त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया A B और C। ये मेरे पास ABC एक त्रिभुज है और अपने को बोल रखा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा, इस त्रिभुज की एक भुजा मैं ले लेता हूं BC।
त्रिभुज एबीसी की एक भुजा बीसी के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी और इस रेखा का अपने पास नाम है, वो नाम मान लिया एल। अपने पास एक रेखा एल है जो इस त्रिभुज की भुजा बीसी के क्या है, समांतर है। और ये रेखा एल ए बी भुजा को, त्रिभुज की भुजा ए बी को बिंदु, त्रिभुज की भुजा ए बी को बिंदु मान लिया पी पर, और त्रिभुज की भुजा ए सी को बिंदु क्यू पर क्या करता है, प्रतिच्छेद कर रही है। यह रेखा है जो एल, ये रेखा इस त्रिभुज की एक भुजा बीसी के समांतर खींची है, और ये रेखा ए बी को पी पर और ए सी को क्यू पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो अपने को सिद्ध करना है बच्चों कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर जो रेखा खींची गई है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं, देखो बीसी के समांतर रेखा खींच दी मैंने एल, तो अन्य दो भुजाएं कौन सी बचेगी, एक बचेगी ए बी और एक क्या बचेगी, ए सी। अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। समान अनुपात मतलब ए पी का अनुपात, देखो बेटा विभाजित कहां पर कर रही है, इस ए बी को, ये जो बिंदु पी है ये रेखा बिंदु पी पर विभाजित करती है। तो एपी का अनुपात लेंगे अपन किसके साथ, बीपी के साथ। एपी का अनुपात लेंगे किसके साथ, बीपी के साथ। और एक्यू का अनुपात अपन लेंगे सीक्यू के साथ। इसका नाम है एक्यू, इसका नाम है सीक्यू, इसका नाम है एपी, इसका नाम है बीपी। तो एपी का अनुपात बीपी के साथ, एक्यू का अनुपात सीक्यू के साथ, जो अनुपात आएगा वो अनुपात क्या होगा, समान होगा। यानी समान अनुपात में यह रेखा इन दोनों भुजाओं को क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। अपन लिखेंगे दिया है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ज्यामिति में अपना एक तरीका होता है, विशेष मेथड होता है। वो मेथड क्या होता है, सबसे पहले लिखा जाता है दिया है। अपने को ज्यामिति के क्वेश्चन जब हल करेंगे तो सबसे पहले इस तरीके से अपने को चलना पड़ेगा कि क्या अपने को करना है। सबसे पहले लिख लिया दिया है। अपने को क्या दिया है, अपने को दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये जो भुजा एल है, कौन सी भुजा, एल, रेखा एल भुजा बीसी के क्या है, समांतर है। रेखा एल है, ये समांतर है भुजा किसके, बीसी के। ये समांतर का चिन्ह है बेटा। रेखा एल है वो भुजा बीसी के क्या है, समांतर है। तथा यह रेखा बिंदु भुजा ए बी व बी सी, ए बी व ए सी को बिंदु पी व क्यू पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तथा रेखा एल त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, कौन सी भुजाओं, बाकी दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी को, ए बी और किसको, ए सी को बिंदु पी और क्यू पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है। बिंदु पी व क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। ये अपने पास आ गया दिया है। दिया है के बाद बच्चों अपने को होता है सिद्ध करना, कि जो चीज़ अपने को सिद्ध करनी होती है वो अपन लिखेंगे यहाँ। तो अपने को क्या सिद्ध करना है, इस प्रमेय के लिए, इस थ्योरम के लिए अपने को सिद्ध क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर जो रेखा अपन ने एल खींची है ये बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात, यानी एपी का बीपी के साथ, एक्यू का सीक्यू के साथ, ये जो अनुपात बनेगा इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी कि एपी का अनुपात बीपी के साथ, एपी का अनुपात किसके साथ, बीपी के साथ, और एक्यू का अनुपात किसके साथ, सीक्यू के साथ क्या होगा, बराबर होगा। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों। अब अपन लिखेंगे रचना। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए अपने को थोड़ी सी इसमें क्या करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से इसमें डायग्राम में छेड़खानी करनी पड़ेगी, और उसी को क्या अपन बोलते हैं, रचना बोलते हैं। क्या करेंगे बच्चों अपन इसमें थोड़ी सी अपन रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, अपन इस बिंदु Q से, कौन से बिंदु से, इस बिंदु Q से ये जो भुजा AB है, इस AB भुजा पर क्या डाल देंगे अपन ने, लंब डाल देंगे। ये मैंने लंब डाल दिया, बिंदु Q से AB भुजा पर लंब डाला, और इस बिंदु का अपन ने नाम दे दिया M। तो इस लंब का नाम क्या हो गया, QM। अपन ने QM लंब डाल दिया किसके ऊपर, AB के ऊपर। इसी प्रकार बिंदु P से AC भुजा के ऊपर क्या डालेंगे अपन, एक लंब डालेंगे, और इसका नाम दे दिया N। ये लंबवत यानी 90 डिग्री का चिन्ह है, और इसका नाम अपन ने दे दिया N। यानी PN जो है वो AC पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, B को Q से मिला देंगे, और P को किससे, C से अपन क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये अपन ने क्या की है, थोड़ी सी रचना की है। क्या रचना की है अपन ने QM तो AB पर लंब डाल दिया, और PN है वो AC पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो अपन लिखेंगे QM, अपन ने QM लंब AB व
PN लंब डाला है किस पर, AC पर डाला है, तो AC पर लंब डाला है। ये अपने क्या कर ली, रचना कर ली। अब अपना जो चौथा पॉइंट होता है दिया है हो गया, सिद्ध करना हो गया, रचना हो गया। अगला जो पॉइंट अपने पास है वो पॉइंट अपने पास होता है उत्पत्ति। तो अब अपन करेंगे इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति के लिए अपन बात करें तो बेटा एक बात का अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, अपन समझेंगे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में, अपन समझेंगे किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। उसके लिए अपन दो त्रिभुज लेंगे। अपने को ध्यान रखना है त्रिभुजों के 3 प्रकार अपने को ध्यान रखने हैं। त्रिभुजों के 3 प्रकार कौन कौन से, पहला अपने को ध्यान रखना है न्यून कोण त्रिभुज, ये मेरे पास है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज का जो प्रकार होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा मेरे पास जो प्रकार होता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। सबसे पहले है मेरे पास न्यून कोण त्रिभुज, फिर मेरे पास है समकोण त्रिभुज और तीसरा मेरे पास है अधिक कोण त्रिभुज। बेटा तीनों त्रिभुजों का ध्यान ये रखना है, न्यून कोण का अपने को पता होता है कि 90 डिग्री से कम जो कोण होता है, 90 डिग्री से कम जो कोण होता है वो कोण कौन सा कोण होता है, न्यून कोण होता है। पूरा 90 डिग्री का जो कोण होता है, 90 डिग्री का फिक्स जो कोण होता है वो कौन सा कोण होता है, समकोण होता है। और 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच वाला जो कोण होता है वो कौन सा कोण होता है, अपने पास अधिक कोण होता है। बच्चों अगर अपन बात करें 90 डिग्री से कम वाले कोण की, 90 डिग्री और 90 से 180 डिग्री वाले कोण की यानी अधिक कोण त्रिभुज की, तो बेटा याद रखना है पहला त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज। तो अपने को देखते ही पता चल रहा है यानी ऐसा त्रिभुज, ये याद रखना है अपने को कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, किसी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण ही न्यून कोण हो यानी 90 डिग्री से कम हो, वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, वह त्रिभुज अपने आप में एक न्यून कोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज के लिए अपने को पता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये मेरे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, याद रखना है किसी त्रिभुज का एक कोण ही 90 डिग्री हो सकता है, उसके अलावा और कोई कोण 90 डिग्री का नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होने के लिए अगर अपन 2 कोण 90 के लेंगे तो 90 90 180 तो पहले ही हो जाएंगे, तीसरे कोण का मान 0 नहीं हो सकता। इसके लिए बोल रहा हूं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीनों कोण ही 90 डिग्री से कम हो कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और अब बात करें कि ऐसा त्रिभुज अपने पास आ जाए जिसके 2 कोण तो न्यून कोण हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके 2 कोण हैं वो तो न्यून कोण हैं, परंतु एक कोण है वो अधिक कोण आ गया। अधिक कोण कौन सा कोण है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच वाला कोण यदि आ गया, 90 डिग्री से बड़ा कोण यदि अपने पास आ गया, तो वो जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होता है। तीनों त्रिभुजों के लिए मैं अगर बात करूं क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो बेटा एक बात याद रखना है आपको कि क्षेत्रफल के लिए एक सिंपल सा सूत्र होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन उस सूत्र से निकाल सकते हैं। अपने पास किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसका अपने पास एक छोटा सा सिंपल सा सूत्र होता है जो अपन किसी भी त्रिभुज पर लागू कर सकते हैं, चाहे वो अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, या फिर चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो। और सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट। ये होता है अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अपन सबसे पहले बात करें कि मान लिया ये मेरे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ABC। अपने को पता है कि ये तीनों कोण जो अपने को दिख रहे हैं ये तीनों कोण न्यून कोण हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये अपने पास न्यून कोण त्रिभुज हो गया। सबसे पहले बात करते हैं 1/2 की, तो 1/2 तो एक संख्या है, इसका अपने को कोई मतलब नहीं है। आधार की बात करें तो अपन कोई भी जो नीचे वाला भाग है या कोई भी अपन एक भुजा को आधार मान के चल सकते हैं, परंतु जब बात करते हैं ऊंचाई की, तो बेटा जब मैंने आपको ऊंचाई एवं दूरी एक चैप्टर करवाया था उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपन जो हाईएस्ट पॉइंट है यानी उच्चतम बिंदु जो है, उस उच्चतम बिंदु से जो नीचे क्षैतिज अपने पास रेखा है, ये अपने पास जो क्षैतिज रेखा है, इस रेखा पर अपन जो लंब डालेंगे यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा डालेंगे,
तो वह जो शीर्ष लंब डाला गया है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से अपने सम्मुख भुजा पर एक लंब डाल दिया, ये जो शीर्ष लंब बना है, ये शीर्ष लंब, इसका नाम डी मान लिया, शीर्ष लंब का नाम क्या आ गया, एडी। तो ये शीर्ष लंब जो बना है, ये शीर्ष लंब ही इस त्रिभुज की क्या होगी, ऊंचाई। क्या याद रखना है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किसी भी त्रिभुज की, किसी भी एक बिंदु की या फिर किसी भी एक अन्य रेखा की अगर अपने को किसी एक दूसरी रेखा से, दूसरे त्रिभुज से, दूसरे तल से ऊंचाई ज्ञात करनी है तो कुछ नहीं करना, उस रेखा पर एक बिंदु लेकर या उस बिंदु से अपन दूसरी रेखा पर क्या डालेंगे, लंब डाल देंगे। तो वो जो शीर्ष लंब बनेगा, वो शीर्ष लंब ही उस त्रिभुज की क्या होगी, ऊंचाई होगी। बात यदि करें 1/2, तो 1/2 इसका आधार मैंने माना है BC। याद रखना है, जिस पर शीर्ष से लंब डाला गया है वही आधार माना जाएगा। तो शीर्ष से लंब डाला गया है BC पर, तो इस त्रिभुज का आधार माना जाएगा BC। तो इसका आधार तो है BC और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, AD, क्योंकि जो लंबवत अपन ने लिया है वही इसकी क्या होती है, ऊंचाई। तो अपने पास त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वो क्षेत्रफल आ गया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी BC गुणा AD। आधार BC है, ऊंचाई क्या है, AD है। इस प्रकार अपना ये क्या बन गया, इस प्रकार अपना ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। कौन से त्रिभुज के लिए, ये अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, यह है न्यूनकोण त्रिभुज के लिए। अभी बात करें अपन इसी सूत्र से एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे। मान लिया मेरे पास ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का नाम है AB और C, और कोण B कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब बच्चों यदि बात करें तो अपने आप में अपने को ऊंचाई निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊंचाई क्या होती है, लंबवत होती है और लंब अपने को दे रखा है। ये AB है, ये BC पर क्या है, 90 डिग्री पर है, यानी क्या है, लंबवत है। जो लंबवत होता है उसे तो लेते हैं ऊंचाई, और जिस पर लंबवत होता है, जो भुजा लंबवत होती है वो क्या होती है, ऊंचाई। और जिस भुजा पर वह भुजा लंबवत होती है उस भुजा को बोलते हैं आधार। तो इसका आधार बन रहा है BC, ऊंचाई बन रही है AB। तो ये बन जाएगा 1/2 गुणा आधार, इसका आधार क्या बनेगा, BC गुणा ऊंचाई क्या बनेगी, AB। ये अपने पास आ गया किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के सूत्र से मैंने बोला था किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। तो न्यूनकोण का निकाल के दिखा दिया आपको, समकोण का निकाल के दिखा दिया, परंतु जब बात करते हैं अपन अधिक कोण की, तो ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया और ये त्रिभुज अपने पास अपने को साफ साफ दिख रहा है कि ये कोण तो न्यून कोण है, ये कोण भी न्यून कोण है, परंतु ये कोण जो बन रहा है ये कौन सा कोण है, अधिक कोण है। त्रिभुज का नाम मैंने मान लिया AB और C। अब यदि बात करें कि ये जो अपने पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये B है, ये बिंदु C है और ये बिंदु A है। ये बिंदु A अधिकतम ऊंचाई पर है, इसको अपन ने शीर्ष बिंदु मान लिया। त्रिभुज ABC को अपन घुमाएंगे तो दूसरा बिंदु भी शीर्ष बिंदु मान सकते हैं, परंतु अपन ने यहाँ पर इसका शीर्ष बिंदु क्या मान लिया, A मान लिया। चलो मैं आधार BC को लेकर चलता हूँ। हर त्रिभुज के लिए मैंने नीचे वाली भुजा को आधार मान के चला है, तो इस त्रिभुज के लिए भी मैं नीचे वाली भुजा यानी BC को आधार लेके चलता हूँ, परंतु ऊंचाई निकालने के लिए अपने को शीर्ष से क्या डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इस BC भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये मैं रचना करता हूँ, क्या किया मैंने, थोड़ी सी रचना की है। इस BC भुजा को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बिंदु A से यानी शीर्ष A से इस BC भुजा को जहां पर आगे बढ़ाया है वहां पर क्या डालूंगा, लंब डालूंगा और इस बिंदु का नाम मैंने मान लिया D। तो ये जो AD मेरे पास आया है, ये AD मेरे पास लंब आया है और ये जो BC मेरे पास बना था, ये BC मेरे पास क्या था, आधार था। बच्चों यही बात याद रखनी है, यही बात बताने के लिए मैंने तीनों त्रिभुज आपको समझाए हैं। कौन सी कि न्यून कोण त्रिभुज में मेरे पास जब कोई न्यून कोण त्रिभुज आया था तो उसमें जो ऊंचाई आई थी वो अंदर की ओर आई थी। मेरे पास जब कोई समकोण त्रिभुज आया था तो ऊंचाई उसके साथ में पहले से थी, परंतु जब मेरे पास एक अधिक कोण त्रिभुज आएगा तो उसकी ऊंचाई न्यून कोण त्रिभुज की तरह अंदर नहीं आएगी। अधिक कोण त्रिभुज की जो ऊंचाई ली जाती है वो उस त्रिभुज के क्या ली जाती है, बाहर ली जाती है। तो ये जो ऊंचाई आई है ये त्रिभुज के क्या आई है, बाहर आई है। यहाँ से अपन एक बात सीखते हैं कि किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई उसके अंदर भी ली जा सकती है, आंतरिक भाग में भी ली जा सकती है और उस त्रिभुज की ऊंचाई उसके बाह्य भाग में भी हो सकती है। परंतु बच्चों एक बात का ध्यान और रखना है, यदि मैं ऊंचाई को AD ले रहा हूं अधिक कोण त्रिभुज के लिए तो आधार को मुझे BC ही रखना है। ऐसा नहीं है कि सर ये आपने आगे बढ़ा दिया तो ये भी आधार हो गया, ये आधार नहीं लेना है। आधार तो केवल क्या रहेगा, BC ही रहेगा। ये जो आया है ये अपने पास क्या आई है, AD ऊंचाई आई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा, 1/2 गुणा आधार। आधार क्या है मेरे पास, इस
त्रिभुज का BC और ऊंचाई जो लंबवत आई है वो क्या है AD। तो अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया 1/2 गुणा BC गुणा AD। इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज यानी न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज के क्षेत्रफल अपने ले सकते हैं। किस प्रकार से? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई प्रकार से अपन उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ले सकते हैं। बच्चों ये जो मैंने आपको बात बताई है ये बात यहाँ पर भी अपने काम आएगी। क्या सिद्ध करने के लिए? अपने को सिद्ध करना है कि AP का अनुपात BP के साथ, AQ का CQ के साथ अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए अपनी ये बात क्या आएगी? काम आएगी। किस प्रकार से अपन करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये त्रिभुज है जिसका नाम है APQ। ये मेरे पास एक त्रिभुज है APQ। मैं एक काम करता हूँ, इस त्रिभुज APQ को मैं एक बार साइड में लेता हूँ। ये त्रिभुज मैंने APQ को एक बार साइड में ले लिया। इसका नाम A है, यहाँ पर P है और यहाँ पर क्या है? Q है। ये मेरे पास त्रिभुज APQ है। ये त्रिभुज APQ अपने को साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है कि एक न्यूनकोण त्रिभुज बन रहा है। तो न्यूनकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो आएगी वो त्रिभुज के क्या आएगी? अंदर की ओर आएगी। वही बात करते हैं। अपन ने APQ है, अपन एक बार PN को भूल जाते हैं। देखो इस त्रिभुज के अंदर N भी कहीं ना कहीं है, इस N को एक बार अपन भूल जाते हैं, PN को एक बार अपन भूल गए, अपन केवल QM लेते हैं। तो यहाँ से मैंने Q से किससे? Q से AP भुजा पर एक लंब डाला था और उस लंब का नाम था QM। ये मैंने ले लिया। तो बच्चों एक बात बताओ, इस APQ त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ, यानी मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। क्या लिखना चाहता हूं मैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। अपन यहीं पे लिखेंगे ये बात। मैं लिखूंगा चित्रानुसार मुझे निकालना है त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। त्रिभुज APQ का एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब अपने को यहाँ पर आधार और ऊंचाई के क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। वही तो बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। चलो ठीक है, अपन करते हैं इसमें। ये APQ जो है, इस APQ में मैंने कहाँ से बिंदु Q से AP पर लंब डाला है। बच्चों मैंने आपको एक बात बताया था, जहाँ से लंब डाला जाता है वह होता है त्रिभुज का शीर्ष। तो ये त्रिभुज का शीर्ष जो है, इससे मैंने लंब डाल दिया इस पर। ठीक है, तो जो मैंने लंब डाला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो मैंने जो लंब डाला है वह लंब ही क्या होता है? ऊंचाई। लंब का नाम क्या है? QM। तो ऊंचाई की जगह तो क्या आएगा? QM। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई की जगह क्या आ गया? QM। और जिस पर लंब डाला जाता है वह क्या होता है? आधार। तो किस पर लंब डाला गया है? AP पर लंब डाला गया है। तो AP इसका क्या होगा? आधार। अपने पास बनेगा सूत्र जो इसका बनेगा वो बनेगा 1/2 गुणा AP गुणा QM। यानी यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आधार तो अपने पास आ रहा है AP, और जो ऊंचाई अपने पास आ रही है वो क्या आ रही है? QM। तो अपने पास ऊंचाई जो आ रही है वो ऊंचाई क्या आ रही है? QM। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ क्या बन गया? 1/2 गुणा AP गुणा QM। ये आ गई अपने पास समीकरण नंबर 1। ये अपने पास आगे क्या आएगी? काम आएगी। बच्चों इसी त्रिभुज की मैं एक और बात करता हूं। मैं M को यहाँ पर भूल गया, M को एक बार मैंने छोड़ दिया। पिछली बार क्या किया था? इससे जस्ट पहले जब मैंने क्षेत्रफल APQ का निकाला था तो मैंने N को छोड़ा था, N को इग्नोर किया था और M को लिया था। इस बार क्या करूंगा? उल्टा करूंगा। मैं इस बार M को छोड़ दूंगा, N को ले लूंगा। तो ये जो PN है, क्या है अपने पास? PN जो है, ये PN इस AQ पर क्या है? लंबवत है। ये PN AQ पर लंबवत है। मैं एक काम करूंगा, एक बार तो मैंने APQ का क्षेत्रफल निकाल लिया, मैं एक बार दोबारा से APQ का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो क्या सूत्र बनेगा अपने पास? मैं लिखूंगा पुनः, यानी कि दोबारा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ यानी त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बच्चों आपको बताया था कि जो जहां से लंब डाला गया है तो वो लंब जो है वह ऊंचाई होता है, और लंब जिस पर डाला जाता है वो क्या होता है? आधार होता है। तो लंब किस पर डाला गया है? AQ पर। तो यहाँ पर AQ तो क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। लंब क्या है? PN। तो ये जो लंब है ये क्या होगी? ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होगी? PN। तो ये हो गया बेटा, आधार तो हो गया AQ, ऊंचाई हो गई PN। सूत्र बन गया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 गुणा AQ गुणा PN। ये आ गई अपने पास समीकरण नंबर 2। ये पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अपने एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल कितनी बार निकाल लिए? 2 बार। अब अपन 2 त्रिभुज और निकालेंगे जिनके अपने को क्या निकालने हैं? क्षेत्रफल निकालने हैं। मैं लिखूंगा नाउ, यानी कि
अब यदि अपन बात करें, अपने पास यहाँ पर दो त्रिभुज और अपने को मिलेंगे। यदि मैं बात करता हूँ BPQ त्रिभुज की, कौन से त्रिभुज की? BPQ अपने पास जो त्रिभुज है, इसको मैं एक बार साइड में लेता हूँ। ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन रहा है अपने पास। यहाँ पर B है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है, यहाँ पर B है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर क्या है? P है। बच्चों किया क्या है, मैंने BP को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। देखो ये एक जो त्रिभुज बन रहा है, ये न्यून कोण बन रहा है या अधिक कोण? बच्चों साफ साफ दिख रहा है कि ये कोण न्यून कोण है, ये कोण न्यून कोण है, परंतु ये जो कोण बन रहा है ये कौन सा कोण है? अधिक कोण है। इसलिए ये कोण अधिक कोण होने के कारण ये जो त्रिभुज बना है ये अधिक कोण त्रिभुज बना है। और अधिक कोण त्रिभुज की जो ऊंचाई आती है वो त्रिभुज के अंदर नहीं आएगी, क्या आएगी? त्रिभुज के बाहर आएगी। मैंने क्या किया, मैंने BP को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और Q से लेकर कहाँ तक गए? M तक। तो मैं Q से लेकर कहाँ तक जा रहा हूँ? M तक। और अपने को साफ साफ दिख रहा है कि ये जो QM है, ये जो QM है ये आधार BP के लिए बाहर की ओर क्या बन रहा है? लंब बन रहा है। देखो मैंने QM है ये लंब डाला था AB के ऊपर, तो ये जो BP है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, BP को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो ये QM इस पर क्या हो रहा है? लंब हो रहा है। तो बच्चों यदि अपन बात करें, इस चित्र को थोड़ा सा घुमाकर यदि अपन देखें तो लंब जिस पर डाला जाता है, ये लंब किस पर डाला गया है? ये लंब BP पर डाला गया है। इसको बाहर बढ़ाया है, मतलब किस पर डाला गया है? BP पर। ये जो लंब डाला गया है ये किस पर डाला गया है? BP पर। और लंब का नाम क्या है? QM, यानी इसका आधार तो क्या बनेगा? BP। यदि मैं इस त्रिभुज का BPQ का क्षेत्रफल निकालूं, यदि त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल निकाला जाए, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ यदि निकाला जाए तो क्या बनेगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अपने को पता है ये जो लंब डाला है ये किस पर डाला है? BP पर। तो इसका आधार तो क्या होगा? इसका BP। और इसकी जो ऊंचाई है ये क्या होगी? QM। तो इसकी ऊंचाई है, जो लंब डाला गया उसका नाम QM है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? QM। ये अपने पास आ गई समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गई और समीकरण नंबर कितनी आ गई? 3। अब अपन एक त्रिभुज और लेते हैं, इसके जैसा ये एक और त्रिभुज है। अपन ने अभी लिया था BPQ त्रिभुज, अब अपन लेंगे CQP त्रिभुज। ये देखो सेम त्रिभुज है, एक ऐसा है तो एक इस साइड है, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों त्रिभुज समान रूप से हैं। तो CQP है, ये मैंने त्रिभुज ले लिया। ये अपने पास एक त्रिभुज आ गया, यहाँ पर है C, यहाँ पर है Q, यहाँ पर क्या है? P। और इस CQ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है और P से लंब डाला गया है जिसका नाम PN है। P से लंब डाला गया है जिसका नाम क्या है? PN। तो जो लंब डाला जाता है वो क्या होती है? ऊंचाई। तो ये तो इसकी क्या हो गई? ऊंचाई। और जिस पर लंब डाला जाता है, देखो बेटा ये लंब इस CQ पर डाला गया है आगे बढ़ा के, तो जिस पर लंब डाला जाता है वो क्या होता है? आधार। तो ये इसका क्या बनेगा? आधार। तो इस CQP त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP बराबर बनेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है यहाँ पर? CQ। तो आधार तो है CQ और ऊंचाई क्या है? PN। तो ऊंचाई क्या है? PN। ये अपने पास आ गई समीकरण नंबर कितनी? 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब बच्चों क्या करना है अपने को? अब अपने को समीकरण नंबर 1 में तो 3 का और 2 में 4 का क्या देना है? भाग। क्यों देना है? देखो समीकरण 1 में QM है और समीकरण 3 भी गुणा में भी क्या है? QM है। तो QM से QM क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अपना क्वेश्चन सरल हो जाएगा, हल करने का तरीका सरल हो जाएगा। समीकरण 2 में PN है, समीकरण 4 में भी PN है, PN से PN क्या हो जाएगा? कैंसिल। अपना हल करने का तरीका क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 में 3 का और 2 में 4 का क्या देंगे? अपन भाग देंगे। मैं लिखूंगा समीकरण 1 में 3 का, 1 में 3 का, वह समीकरण 2 में किसका? 4 का क्या देंगे? अपन भाग देंगे। समीकरण 2 में 4 का क्या देने पर? भाग देने पर। जब अपन भाग देंगे तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 का LHS है APQ और समीकरण 3 का LHS है BPQ, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ में एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ का क्या जाएगा? भाग जाएगा। LHS में LHS का भाग तो RHS में RHS का भाग। समीकरण 1 का LHS क्या है? RHS क्या है? 1/2 गुणा AP गुणा QM। तो 1/2 गुणा AP गुणा QM ये है समीकरण नंबर 1 का RHS। तो समीकरण नंबर 3 का RHS क्या है अपने पास? 1/2 गुणा BP गुणा QM। तो ये है अपने पास 1/2 गुणा BP गुणा QM। यहाँ पर अपने को दिख रहा है 1/2
1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल। QM से QM क्या हो गया, कैंसिल। तो अपने पास इसका जो मान बचेगा वो अपने पास बचेगा AP/BP, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ का मान जो अपने पास आया है वो कितना आया है, AP/BP। इसको लिख लिया मैंने समीकरण नंबर 5। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 5। समीकरण 1 में 3 का भाग दे दिया। इसी प्रकार अपन समीकरण 2 में 4 का भाग देंगे तो अपन लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण अपने पास 2 है वो है एरिया ऑफ APQ और समीकरण 4 का LHS है CPQ। तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। मैंने क्या किया, मैंने समीकरण 2 और 4 का 2 में 4 का भाग देना है तो LHS में LHS का भाग दे दिया। अब RHS में RHS का, यानी कि समीकरण नंबर 2 का RHS है 1/2 AQPN, तो इसका RHS है 1/2 AQPN और समीकरण 4 का RHS है 1/2 CQPN। बेटा 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल। PN से PN क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा AQ/CQ, ये बच गया AQ/CQ। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 1 2 3 4 तो क्षेत्रफल की, 1 में 3 का 2 में 4 का भाग दिया, समीकरण नंबर 5 आ गई और समीकरण नंबर क्या आ गई, 6 आ गई। बच्चों अब अपन थोड़ी सी बात करेंगे 9th क्लास की। 9th क्लास में अपन ने एक थ्योरम पढ़ के आए हैं। थ्योरम ये थी कि किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच ऐसे दो त्रिभुज बनते हों जो एक ही आधार पर हों। दो समांतर रेखाओं के बीच अपन ने लिया है कि ये L रेखा BC के समांतर है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। ये देखो L समांतर है BC के। तो क्या चीज़ है, यदि दो समांतर भुजाओं के बीच ऐसे दो त्रिभुज बनते हों जिनका आधार एक ही है, देखो बेटा ये आधार इसका एक ही है, इसी आधार पर तो ये है BPQ और इसी आधार पर है CQP। तो ये समांतर रेखाओं के बीच ऐसे दो त्रिभुज हैं जिनका आधार समान है। तो 9th क्लास में वो प्रमेय क्या कहती है, वो प्रमेय कहती है ऐसे दो त्रिभुज बन रहे हों जो एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच हो तथा उनका आधार एक ही हो, तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो अपन लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा युग्म के मध्य बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ये बात अपने को पता है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिखेंगे अतः। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आगे अपने को ध्यान देना है कि इसके बाद यहाँ से काम अपना है। क्या लिखा मैंने कि चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, समान। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है BPQ, इस त्रिभुज का नाम है BPQ, इसका नाम है CQP। तो अपने को पता चल गया कि इस BPQ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस CQP त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP। ये अपने पास समीकरण नंबर आ गई 7, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6 और ये अपने पास क्या आ गई, समीकरण नंबर 7। अब अपन समीकरण 5, 6 और 7 का क्या करेंगे, यूज करेंगे। समीकरण नंबर कौन सी, 5, 6 और 7 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ये जो डायग्राम है ये अपने जितना काम आना था वो आ गया। अब अपना सारा काम तो हो चुका है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको थोड़ा सा एक बार इरेज करते हैं। अभी बात करते हैं अपन, मैं लिखूंगा समीकरण 5, 6 व 7 से। समीकरण 5, 6 व किससे, 7 से। समीकरण 5, 6 व 7 से क्या बनेगा, देखो बेटा समीकरण नंबर 5 में क्या है बेटा, समीकरण नंबर 5 में जो LHS है उसका अंश क्या है, APQ।
हर क्या है BPQ। समीकरण 6 का LHS है, उसका अंश क्या है APQ, हर क्या है CPQ। बात करते हैं दोनों LHS की, तो हर भी क्या है, अंश भी क्या है, समान है, क्योंकि इसका अंश भी APQ और इस समीकरण 6 का अंश भी क्या है APQ, और इनका हर भी क्या है, समान है। अंश तो समान था ही, हर भी क्या है, समान। हर समान कैसे है, यहाँ पर हर क्या है BPQ, यहाँ पर हर क्या है CPQ, और अपने को पता है BPQ और CPQ का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, यानी इन दोनों के अंश भी समान है, हर भी समान है। ये पूरा का पूरा ही क्या हो गया, समान हो गया। कि नहीं, दो समीकरणों में यदि LHS समान हो जाए तो उनके RHS के मान भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इन दोनों समीकरणों के LHS बराबर हैं तो RHS भी क्या होंगे, बराबर। इसका RHS क्या है AP बट्टा BP, इसका RHS है AQ बट्टा CQ, तो इसका RHS बन गया AP बट्टा BP बराबर AQ बट्टा CQ। क्यों बनाइए, क्योंकि LHS बराबर तो RHS के दोनों मान भी क्या होंगे, बराबर। ये RHS है समीकरण 5 का, ये RHS है समीकरण 6 का, LHS बराबर तो RHS भी क्या आ गया, बराबर। बताओ बेटा, अपने को यही बात सिद्ध करनी थी क्या, बिल्कुल अपने को यही बात सिद्ध करनी थी कि AP बट्टा BP बराबर AQ बट्टा CQ। अपन अंत में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय का कथन, और प्रमेय का कथन क्या था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। इस प्रकार से ये अपनी कौन सी प्रमेय हो गई, थेल्स प्रमेय हो गई। अब अपन करेंगे थेल्स की कौन सी प्रमेय, विलोम प्रमेय। ये आप थोड़ा सा इसको नोट कर सकते हो। अब बच्चों अपने पास जो ये है, अपने पास जो अभी थेल्स की जो दूसरी प्रमेय है, थेल्स की प्रमेय का विलोम जो है वो क्या अपने को कहता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। बच्चों थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा कि विलोम होता क्या है। सबसे पहले बात करें किसी भी प्रमेय का विलोम होता क्या है, विलोम का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, अपन करते क्या हैं, किसी भी प्रमेय के सत्यापन, किसी भी सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपन थ्योरी में क्या लिखते हैं, थ्योरी में अपन लिखते हैं दिया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है यानी गिवन, और अपन फिर लिखते हैं सिद्ध करना, कि क्या अपने को सिद्ध करना है। ये दो चीज़ अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और इन दो चीज़ों के बारे में अपने को ज्ञान होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने को ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अपने को दिया क्या है और अपने को सिद्ध क्या करना है। उसी तरीके से अगर अपन बात करें तो वही बात यहीं पर है। यदि किसी प्रमेय में अपने को जो दे रखा है वो अपन लिखेंगे दिया है में, सिद्ध करना है वो किस में लिखेंगे, सिद्ध करना में लिखेंगे। अभी बात यह है विलोम का मतलब क्या होता है। थेल्स प्रमेय क्या कहती थी अपने को, थेल्स प्रमेय में दिया क्या था अपने को, थेल्स प्रमेय अपने को दिया था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा है, ये अपने को दिया था, यानी L रेखा BC के समांतर थी, ये अपने को दिया था। और अपने को सिद्ध करना था कि ये जो अनुपात बनेगा, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ, यानी जो अनुपात AP का BP के साथ बनेगा और AQ का किसके साथ, CQ के साथ बनेगा, ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। विलोम अपने को कुछ ज़्यादा नहीं बताती। विलोम का मतलब ये होता है जो पिछली बार दिया था वो इस बार क्या करना है, सिद्ध करना है, और जो पिछली बार सिद्ध करना था वो इस बार अपने को क्या कर रखा है, दे रखा है। बस इतना ही मतलब होता है विलोम का। किसी प्रमेय का विलोम क्या कहता है, जो अपने को मुख्य प्रमेय में दिया था वो इस बार अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, और जो अपने को सिद्ध करना था पिछले प्रमेय में वो इस बार अपने को क्या किया है, दे रखा है। तो वही बात है थेल्स की विलोम का कथन क्या है, कथन ये है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। यानी क्या बन गया, इस बार ये जो चीज है अनुपात समान अपने को दे रखा है, और ये जो रेखा इसके समांतर अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो ये इसका रूप हो गया। विलोम का अर्थ क्या होता है, जो दिया था वो क्या करना है, इस बार सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना था वो क्या कर रखा है, अपने को दे रखा है। तो इस थेल्स की विलोम का कथन अपन ने पढ़ लिया। अब अपन इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले बनाएंगे अपन एक डायग्राम, और डायग्राम को एकदम स्वच्छता से बोर्ड की कॉपी में बनाना होता है। ये मेरे पास एक डायग्राम है, एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का नाम है
बी सी। क्या दिया है? यदि एक रेखा ऐसी जा रही है, ये मेरे पास एक रेखा है, इस रेखा का नाम है एल। यदि एक रेखा ऐसी जा रही है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, ये रेखा एल मान लिया बिंदु भुजा ए बी को बिंदु P पर और भुजा ए सी को बिंदु Q पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। मान लिया किसी त्रिभुज में एक रेखा L इस प्रकार जाती है जो भुजा ए बी को बिंदु P पर, ए सी को बिंदु Q पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अपने को दिया है, अपने को इस बार दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में एक रेखा L इस प्रकार गुजरती है कि दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी AP का अनुपात किसके साथ? BP के साथ। त्रिभुज ABC में AP का अनुपात किसके साथ? BP के साथ। और AQ का अनुपात CQ के साथ क्या है? बराबर है। ये अपने को क्या कर रखा है? दे रखा है। अपने को सिद्ध क्या करना है? अपने को सिद्ध जो करना है वो है कि यदि ऐसी कोई रेखा जाती है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह जो रेखा है वह तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। यानी कि ये जो रेखा है अपने पास L, ये जो रेखा अपने पास L है, ये अंतिम में जाकर भुजा BC के क्या होगी? समांतर होगी। क्यों? क्योंकि ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही बात अपने को कौन सी प्रमेय कहती है? थेल्स की विलोम जो प्रमेय है वो अपने को कहती है। यानी अपने को सिद्ध करना है कि ये रेखा L BC के क्या है? समांतर है। इसमें अपन थोड़ी सी क्या करेंगे? रचना करेंगे। और रचना का जो पोर्शन है वो अपन बाद में लिखेंगे। एक बार रचना का जो अपने पास जगह है इसको अपन क्या करेंगे? छोड़ देंगे और बात करते हैं अपन उत्पत्ति की। दिया है, फिर सिद्ध करना, फिर रचना और अंतिम में क्या आती है अपने पास? उत्पत्ति। तो अपन बात करते हैं उत्पत्ति की कि उत्पत्ति में क्या किया जाए। उत्पत्ति की बात करें तो अपन लिखेंगे चूंकि अपने को दे रखा है कि AP का अनुपात किसके साथ? BP के साथ। और AQ का अनुपात किसके साथ? CQ के साथ क्या है? बराबर है। क्योंकि ये बात अपने को क्या है? दिया है। ये बात अपने को दे रखी है। अपन क्या करेंगे? अपन इसका उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। उल्टा करने पर BP है वो तो क्या आ जाएगा अपने पास? ऊपर। और AP अपने पास क्या आ जाएगा? नीचे। CQ अपने पास क्या आ जाएगा? ऊपर। AQ अपने पास क्या आ जाएगा? नीचे। मैंने इसका क्या कर दिया? व्युत्क्रम कर दिया। अब बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, दोनों तरफ अपने को एक जोड़ना है। थेल्स की विलोम प्रमेय में क्या बात याद रखनी है कि जो चीज़ अपने पास आ गई यही काम अपने को दो बार करना पड़ेगा। इस प्रमेय में ये काम अपने को दो बार करना है। जो चीज़ अपने पास आ गई उसका उल्टा करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे। जो चीज़ अपने पास है उसका उल्टा करेंगे यानी व्युत्क्रम करेंगे और एक क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे। यदि इसका लघुत्तम लिया जाए, अंश बट्टा हर की जोड़ बाकी हो तो उसमें लघुत्तम लिया जाता है। यदि इसका लघुत्तम लिया जाए तो हर का लघुत्तम लेंगे। इसका हर क्या है? 1 और यहाँ पर हर क्या है? AP। तो बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 के अलावा कोई पद है वही क्या होता है? लघुत्तम। 1 के अलावा AP है, AP ही क्या होगा? लघुत्तम। AP में AP का भाग कितनी बार? 1 बार। और उस 1 को BP से गुणा कर दिया, क्या बन गया? BP। प्लस है तो प्लस। AP में 1 का भाग AP बार, AP गुणा 1 क्या बनेगा? AP। बराबर है तो बराबर 1 और AQ। 1 के अलावा AQ है तो लघुत्तम भी क्या आएगा? AQ। AQ में AQ का भाग 1 बार, CQ गुणा 1 CQ। प्लस AQ में 1 का भाग AQ बार, AQ गुणा 1 AQ। ये अपने पास आ गया। इसको थोड़ा सा हल किया जाए यदि तो ये क्या बनेगा? BP प्लस AP। जब BP में AP जोड़ दिया जाए, BP प्लस AP यानी BP में AP जोड़ दिया जाए तो क्या बन रहा है? AB। BP में AP जोड़ा क्या बन गया अपने पास? AB। और इस AB के बट्टा में क्या है? AP। तो बट्टा में इसके है AP। बराबर है तो बराबर। CQ को AQ में जोड़ेंगे तो AQ और CQ को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? AC। यहाँ पर बन रहा है AC। बट्टा में है AQ तो बट्टा में क्या है? AQ। इसको फिर से अपन व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे तो AP तो आ जाएगा ऊपर की ओर, AB आ जाएगा नीचे की ओर, AQ आ जाएगा ऊपर की ओर, AC क्या आ जाएगा? नीचे की ओर। ये अपने पास समीकरण नंबर कितनी आ गई? 1। और ये मैंने लिख ली समीकरण नंबर 1 जो अपने आगे क्या आएगी? काम आएगी। ठीक है। अब मैंने बच्चों एक बात बोली थी कि मैं यहाँ पर रचना के लिए एक जगह मैं थोड़ी सी खाली छोड़ रहा हूँ, एक बार रचना नहीं लिखेंगे और अब अपन ये रचना लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है? अपने को सिद्ध करना है कि ये जो L रेखा है,
कौन सी रेखा? एल रेखा जो है ये भुजा BC के समांतर है। मैं एक काम करता हूँ, मान लिया, एक बार के लिए मान लिया कि ये एल रेखा BC के समांतर नहीं है, तो क्या करें भी, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और रेखा खींचता हूँ और इस रेखा का नाम मैं दूंगा एल डैश। मैंने एक और रेखा खींची और इस एक और रेखा का नाम दे दिया मैंने एल डैश। ये रेखा यहाँ पर AB पर तो P से ही जाती है, पर ये रेखा AC पर मान लिया बिंदु Q डैश पर काटती है। क्या किया मैंने P बिंदु से होकर एक और रेखा खींची जो जिसका नाम क्या है एल डैश, और ये AB को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? Q डैश पर, और मान लिया कि ये जो एल डैश रेखा है ये BC के क्या है? समांतर है। क्यों? अपने को सिद्ध करना है कि L रेखा BC के समांतर है। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि L तो BC के समांतर नहीं है, तो L समांतर नहीं है तो कोई तो रेखा होगी BC के समांतर। तो मैंने मान लिया कि एल डैश एक नई रेखा है जो BC के क्या है? समांतर है। ये मैं रचना कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा एल डैश जो रेखा है, कौन सी रेखा? एल डैश रेखा है वो BC के समांतर खींच दी, खींच रेखा एल डैश BC के समांतर मैंने खींची, ये रेखा मैंने इसके समांतर खींच दी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, चूंकि जो रेखा एल डैश है वो BC के क्या है? समांतर है। ये बात अपने को कौन बताता है? चूंकि जो रेखा एल डैश है, ये रेखा एल डैश BC के समांतर है, ये बात अपने को कौन बताता है? रचना। तो अपन लिखेंगे चूंकि रेखा एल डैश BC के समांतर है, ये बात अपने को बताती है रचना। तो अपन लिखेंगे रचना से। अपने को थेल्स प्रमेय क्या कहती है? अब आप सोचोगे सर थेल्स प्रमेय तो पढ़ ही रहे हैं, तो थेल्स प्रमेय का यूज कहाँ से आ गया? बेटा ये थेल्स प्रमेय नहीं है, ये थेल्स की विलोम प्रमेय है। थेल्स प्रमेय अपन पढ़ चुके हैं। ये कौन सी प्रमेय है? थेल्स की विलोम प्रमेय है। अपन ने थेल्स प्रमेय पढ़ ली, मतलब अपन थेल्स प्रमेय का यूज भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा तब कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। तब कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। अपन ने यहाँ पर एक बात ये जानी है, मैं इस त्रिभुज को एक बार दोबारा से बनाता हूँ कि ये मेरे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम A, B और C है। मैंने एक रेखा खींची जिसका नाम एल डैश था। मैंने एक रेखा खींची जिसका नाम एल डैश था, जो यहाँ तो P से गुजरती है, यानी P पर प्रतिच्छेद करती है, और यहाँ पर Q पर या Q डैश पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये रेखा एल डैश मैंने किसके समांतर खींची है? BC के समांतर। ये रेखा एल डैश मैंने किसके समांतर? BC के समांतर खींची है। तो बेटा अब अपने को पता है थेल्स प्रमेय अपने को क्या कहती है? थेल्स प्रमेय कहती है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित। यानी AP का अनुपात किसके साथ? BP के साथ। AP का अनुपात किसके साथ? BP के साथ। और AQ डैश का अनुपात किसके साथ? CQ डैश के साथ क्या होगा? बराबर होगा। AQ नहीं है यहाँ पर, AQ डैश। AQ डैश का अनुपात CQ डैश के क्या होगा? बराबर होगा। ये अपने को कौन सी प्रमेय बताती है? थेल्स प्रमेय। वही काम करना है, क्या किया था? जो दिया है उसका उल्टा करो, एक जोड़ो, फिर से उल्टा करो। वही काम यहाँ पर है, जो दिया है, जो आ गया उसका उल्टा करो, एक जोड़ो, फिर से उल्टा करो। तो उल्टा करूँगा, इसका क्या बनेगा? इसका उल्टा करने पर BP आएगा ऊपर की ओर, AP आएगा नीचे की ओर, और एक जोड़ दिया। CQ डैश आएगा ऊपर की ओर, AQ डैश आएगा नीचे की ओर, और एक जोड़ दिया। एक और AP का लघुत्तम AP बनेगा। AP में AP का भाग एक बार, ये बन गया BP। AP में एक का भाग AP बार, AP गुणा एक AP। एक और AQ डैश का लघुत्तम AQ डैश। AQ डैश में AQ डैश का भाग एक बार, क्या बनेगा? CQ डैश। AQ डैश में एक का भाग AQ डैश बार, AQ डैश गुणा एक, क्या बनेगा? AQ डैश। तो यहाँ पर BP और AP मिलकर क्या बनाते हैं? AB। तो ये बना लिया AB, बट्टा में क्या है? AP बराबर CQ डैश AQ डैश, CQ डैश और AQ डैश पूरा मिलकर क्या बनाएंगे? AC। तो ये बना लिया AC, बट्टा में क्या है? AQ डैश। ये आ गई समीकरण नंबर 2। और अब लिखेंगे अपन, ये जो अपने पास आया है ये समीकरण 2 यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। क्या किया? जो आ गया उसको उल्टा किया, एक जोड़ा। अब फिर से उल्टा करना है, फिर से व्युत्क्रम करेंगे। तो AP तो आ जाएगा ऊपर की ओर, AB आ जाएगा नीचे की ओर, AQ डैश आ जाएगा ऊपर की ओर, और AC क्या आ जाएगा? नीचे की ओर। ये मेरे पास आ जाएगी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 आ गई, और समीकरण नंबर कितनी आ गई? 2 आ गई। अब मैं आगे की यदि चर्चा करता हूँ तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है मेरे पास? समीकरण 1 है कि AP बट्टा AB का मान है वो AQ बट्टा AC के बराबर है।
समीकरण 2 है AP बटा AB का मान AQ डैश बटा AC के बराबर है। तो दोनों समीकरणों में समीकरण 1 और समीकरण 2 में LHS क्या है, बराबर है, तो इनका RHS भी क्या होगा, बराबर। यानी AQ बटा AC का मान AQ डैश बटा AC के क्या होगा, बराबर। AC से AC क्या हो गया, कैंसिल, ये बन जाएगा AQ बराबर AQ डैश। ये मेरे पास जो चीज़ आई है, ये जो मेरे पास मान आया है, ये मान बहुत इंपॉर्टेंट मान है बेटा। अपन ध्यान से अगर इस डायग्राम को देखें, ये अपने पास हल करने पर आखिर में एक निर्णय निकलता है, आखिर में एक नियम निकलता है कि AQ है वो AQ डैश के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। AQ जो है वो AQ डैश के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो AQ यहाँ पर डायग्राम में देखें तो AQ तो बहुत छोटा है और AQ डैश बहुत क्या है, बड़ा है। AQ छोटा है, AQ डैश क्या है, बड़ा है। पर यह नियम तो कहता है कि AQ डैश छोटा बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है। तो अपने को कैसे न कैसे करके इस बात को सही साबित करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये गलत हो नहीं सकती, क्योंकि इसको अपन ने नियम लगाकर हल किया है। ये बात एकदम सही है, ये गलत नहीं हो सकती। हाँ, डायग्राम अपन ने बनाया है वो अपन गलत कर सकते हैं, पर ये नियम गलत नहीं हो सकता। यानी AQ और AQ डैश तो बराबर ही है, पर डायग्राम क्या कहता है, AQ छोटा है, AQ डैश क्या है, बड़ा है। नहीं, अपने को दोनों को बराबर करना है। मैं एक काम करता हूँ, मान लिया ये एक तार है और इस तार को यहाँ से पकड़कर मैं यहाँ ले जाता हूँ। ये जो तार है इसको पकड़कर मैं इसको खींचकर ऐसे ले जाता हूँ, तो ये Q डैश कहाँ पर आ जाएगा, Q पर। AQ को और AQ डैश को, AQ डैश को बराबर करने के लिए मैं इस Q को उठाकर कहाँ पर ले जाऊँ, Q डैश को उठाकर कहाँ पर ले जाऊँ, Q पर। तो ये रेखा इस प्रकार से घूम जाएगी। जब ये रेखा इस प्रकार से घूम जाएगी तो ये L जो रेखा है और ये जो L डैश रेखा है, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। और जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाए, उन रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। जब रेखाएं, मान लिया एक रेखा यह है, दूसरी रेखा इसके जस्ट ऊपर है, तो ये जो रेखाएं बन रही है, ये रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं, ये रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना है कि यदि L डैश और L एक ही जगह पर आ जाएगी, संपाती रेखाएं बन जाएगी, और संपाती रेखाएं मतलब एक ही रेखाएं बन जाएगी, तो अपने को पता है, रचना में अपन ने सीखा था, रचना की थी, उसमें बताया था कि L डैश रेखा BC के क्या है, समांतर है। जब L डैश L एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे, एक दूसरे के समान हो जाएंगे, तो ये L डैश यदि BC के समांतर होगा तो ये L भी BC के क्या होगा, समांतर होगा। बस यही बात अपने को ध्यान रखनी है। अपन क्या लिखेंगे, चूंकि यह स्थिति तभी संभव है। यह स्थिति कब हो सकती है, यह स्थिति तभी संभव है, तभी संभव है जब बिंदु Q और Q डैश परस्पर संपाती हो, यानी एक दूसरे के ऊपर हो। जब बिंदु Q और Q डैश परस्पर क्या हो, संपाती हो। बिंदु Q और Q डैश परस्पर क्या हो, संपाती हो। ये अपने को पता है कि ये कंडीशन तभी हो सकती है जब Q और Q डैश क्या हो, परस्पर संपाती हो। Q और Q डैश परस्पर संपाती होंगे तो दोनों रेखाएं भी क्या होंगी, संपाती होगी। तो L डैश BC के समांतर है, तो L भी BC क्या होगा, समांतर। तो अपने को पता है चूंकि L डैश BC के समांतर है, तब रेखा L भी BC के क्या होगी, समांतर होगी। और यही बात अपने को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। अपन लिखेंगे अतः, फिर लिखेंगे इस प्रमेय का कथन, और फिर लिखेंगे अंतिम में इति सिद्धम, यानी कि हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से अपनी ये प्रमेय सिद्ध होती है कि किसी त्रिभुज की, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। इति सिद्धम। बाकी के दो जो अपने प्रमेय और लिखाई थी, 4 प्रमेय लिखाई हैं, 2 प्रमेय मैंने करवा दी, थेल्स और थेल्स की विलोम। बाकी की 2 प्रमेय है, जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए आप तैयारी कीजिए इन 2 वीडियो के साथ। धन्यवाद।